नमस्कार सभी को। द हिस्ट्री हब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लेके आए हैं एनटीपीसी रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगे, हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करें। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे अपने क्वेश्चंस की ओर। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ये 2022 का सीबीटी 2 के जीके जीएस के क्वेश्चंस हैं। आइए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, आईपीसीसी जलवायु परिवर्तन से संबंधित विज्ञान के आकलन के लिए एक संयुक्त राष्ट्र की संस्था है। तो आईपीसीसी का पूर्ण रूप है, तो इसमें आईपीसीसी की फुल फॉर्म हमसे पूछी गई है। तो इसमें चार ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है इंटर गवर्नमेंटल प्रोविजन ऑन क्लाइमेट चेंज। ऑप्शन नंबर 2 है इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ऑप्शन नंबर 3 है इंटरनेशनल प्रोविजन ऑन क्लाइमेट चेंज। और ऑप्शन नंबर 4 है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। तो इसकी फुल फॉर्म है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। बात करें ये आईपीसीसी है क्या, तो इसमें क्वेश्चंस में भी जैसे बताया गया है, ये संयुक्त राष्ट्र की संस्था है या अंतरराष्ट्रीय संस्था है। इसी के अलावा इसके कुछ अन्य कार्य पे ध्यान दे तो इसका कार्य क्या होता था। तो इसका कार्य काम ये था कि ये जलवायु परिवर्तन के कारणों का आकलन करते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारणों का आकलन करना। और इसको स्थापित करने के पीछे जो संस्था मौजूद थी उसकी बात करें, हम अगर उसकी चर्चा करें तो इसको स्थापित करने के पीछे दो संस्थाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। पहली है विश्व मौसम विज्ञान संगठन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, जिसको शॉर्ट में हम WMO भी कहते हैं। इसी के साथ दूसरी संस्था है इसके अंदर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसको हम शॉर्ट रूप में UNEP हम भी कहते हैं। तो वैसे इसका जो आईपीसीसी का मेन उद्देश्य ये होता था कि यह विभिन्न देशों की सरकारें जो होती थी उनको वैज्ञानिक और तकनीकी जानकारियां उपलब्ध कराती थी। दोनों तरह की जानकारियां आईपीसीसी उपलब्ध कराती थी और इनकी एक वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट होती थी। और विभिन्न ये जैसे वैज्ञानिक जानकारी, तकनीकी जानकारी और इनकी वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट और इनका जलवायु परिवर्तन के कारणों आकलन, ये सभी चीजें मिलकर सरकार को जलवायु से संबंधित जो नीतियां हैं वो बनाने में सहयोग कर मिलता था इन्हीं की वजह से। तो इसलिए ये विभिन्न सरकारों के लिए बहुत महत्वपूर्ण संस्था रही है और ये एक अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र की संस्था है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, नील नदी को किस देश की रीढ़ के रूप में जाना जाता है। इसके चार ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है सूडान, दूसरा ऑप्शन है मिस्र, तीसरा ऑप्शन है सऊदी अरब, चौथा ऑप्शन है मोरक्को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिस्र। ऑप्शन नंबर 2 मिस्र हो जाएगा। इसी के साथ हम अगर बात करें नील नदी की, तो नील नदी के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में हम देखते हैं कि एक तो सबसे लंबी नदी है, और ये सबसे लंबी नदी देश की नहीं है, विश्व की सबसे लंबी नदी है। और ये पूर्वी अफ्रीका के दक्षिणी क्षेत्र से निकलती है, पूर्वी अफ्रीका के दक्षिणी क्षेत्र से। और पूर्वी अफ्रीका के दक्षिणी क्षेत्र में आता है एक तो युगांडा, इसके बाद में ये आ जाती है दक्षिण सूडान में, और ये इसके बाद में मिस्र में आ जाती है, इजिप्ट भी जिसको बोलते हैं। और इजिप्ट या मिस्र में इस नदी को रीढ़ क्यों माना जाता है, इसके पीछे कारण है क्योंकि इस नदी का पानी कृषि में और मछली उत्पादन, इसी के साथ जल परिवहन, इन तीनों ही
चीज़ों में बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग में आता है। इन तीनों चीज़ों की वजह से इस मिस्र देश की अर्थव्यवस्था को लाभ मिलता है, रेवेन्यू बढ़ती है। इसी कारण ये मिस्र नील नदी या मिस्र में नील नदी का एक रीढ़ के रूप में जाना जाता है और इसका अधिकांश भाग मिस्र नदी का अधिकांश भाग नील नदी का अधिकांश भाग मिस्र में ही बहता है, मिस्र देश में ही बहता है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बताया गया है अल्लाह रखा कुरैशी, जिन्हें अल्लाह रखा के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय स्पेस वादक हैं। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला है वीणा, दूसरा है ढोलक, तीसरा है तबला, चौथा है सितार। वादक है मतलब कुछ बजाते होंगे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा तबला वादक, तबला वादक। तो ये क्वेश्चन आ चुका है। तो अब इसके अन्य फैक्ट्स पे हम जानते हैं। तो अल्लाह कुरैशी के बारे में हम जानते हैं। तो कुरैशी जो थे वो तबला वादक तो थे ही, इसी के अलावा हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत में एक विशेष उपाधि भी उन्हें थी, जो शास्त्रीय संगीत है उसके अंदर। उसके अलावा हम बात करें तो वो पंजाबी घराने से संबंधित थे, बिलोंग करते थे। और इसी के अलावा इनको अक्सर पंडित रविशंकर के साथ देखा जाता था, पंडित रविशंकर। और पंडित रविशंकर स्वयं सितार वादक थे और इन्हीं के साथ इन दोनों की जोड़ी के रूप में ही इनको देखा जाता था। आज हम वर्तमान में जाकिर हुसैन को तबला वादक के रूप में जानते हैं और ये बहुत प्रसिद्ध एवं प्रचलित हैं। तो जाकिर हुसैन के ये पिताजी थे और ये यूं कहें कि कुरैशी जी के पुत्र जाकिर हुसैन हैं। और इसी के साथ ये इनके पिताजी थे कुरैशी जी। और कुछ पुरस्कार भी इन्हें मिले गए, जिसमें महत्वपूर्ण आते हैं 2 पुरस्कार। पहला है पद्मश्री। पद्मश्री कुरैशी जी को 1977 में मिला। और दूसरा पुरस्कार मिला है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। ये वर्ष 1982 में दिया गया था इनको। तो यही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। इसके अलावा ज़्यादा कुछ फैक्ट्स से रिलेटेड है नहीं, और इन्हीं में से अगली बार मान लो क्वेश्चंस आ जाए और आने वाली भर्ती में भी आ सकता है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि उपभोग करने के लिए सीमांत प्रवृत्ति या एमपीसी किसे संदर्भित करता है। 4 ऑप्शन है। आय में परिवर्तन के रूप में खपत के परिवर्तन की दर। ऑप्शन नंबर 2 है प्रति इकाई आय की बचत। ऑप्शन नंबर 3 है प्रति इकाई आय की खपत। ऑप्शन नंबर 4 है बचत में परिवर्तन, प्रति इकाई आय में परिवर्तन। तो उपभोग करने के लिए सीमांत प्रवृत्ति है, ये किसे संदर्भित करता है। तो इससे संदर्भित के संबंध में हम बात करते हैं। तो इससे ये बता रहा है कि आय में परिवर्तन। तो आय में परिवर्तन होता है तो खपत में भी परिवर्तन होता है। क्यों होता है? अगर आय बढ़ती है, अगर आय बढ़ती है तो खपत भी बढ़ती है, क्योंकि इससे हमारी खपत क्यों बढ़ेगी? क्योंकि क्रय शक्ति बढ़ जाएगी, या हम ज्यादा कुछ खरीदेंगे चीजें, क्योंकि हमारी आय बढ़ गई है। और आय बढ़ने के साथ उपभोग भी बढ़ी गया, खपत बढ़ी तो। और इसी के अलावा आय बढ़ती है तो बचत में भी परिवर्तन होते हैं, बचत में भी परिवर्तन होते हैं। तो हमारा पहला जो ऑप्शन हो जाएगा कि आय में परिवर्तन के साथ खपत में परिवर्तन की दर में भी परिवर्तन होगा, क्योंकि हमारी जो खरीदने की क्षमता है वो बढ़ जाती है, क्योंकि हमारी आय बढ़ गई या जो हमारी क्रय शक्ति बढ़ गई, इस वजह से। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली निम्नलिखित में किस नदी से जुड़ा है। तो पहला ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, दूसरा ऑप्शन है गंगा, तीसरा ऑप्शन है सिंधु और चौथा ऑप्शन है गोदावरी। तो बात करेंगे चारों नदियां भारत की हैं, तो ये भारत में ही होगा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप। तो माजुली नदी द्वीप है तो भारत के असम राज्य में स्थित है, और ये स्वयं में एक जिले के समान है। और इसकी सबसे बड़ी बात क्या है कि ये नदी द्वीप है
यहाँ पे लोगों का हैबिटेशन है, मतलब लोग रहते भी हैं, यहाँ पे लोग रहते भी हैं। इसी के अलावा इसका निर्माण होता है क्योंकि ब्रह्मपुत्र जो नदी है उसके रास्ते में परिवर्तन हो गया, इस वजह से। मैं आपको बता दूं कि कैसे ये बनता है। जैसे यहाँ से कोई नदी या ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से फ्लो हो रही थी इसी रास्ते में, बाद में ये नदी सीधा न जाके कुछ यूं घूम जाए और यहाँ पे लोगों का हैबिटेशन हो जाए या रहने के लिए जगह हो जाए, इस वजह से यहाँ पे ये नदी द्वीप बना। इसी के अलावा एक दूसरी नदी है जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, जिसका नाम है सुबनसिरी। तो इन दोनों नदियों से ये घिरा हुआ भी है, माजुली नदी द्वीप। और इसके अलावा ये एक ब्रह्मपुत्र नदी है, जो ब्रह्मपुत्र नदी के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में आता है कि ये राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 के लिए महत्वपूर्ण है, इसमें बहुत मदद करती है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है। इसमें पहला ऑप्शन है भारत के प्रधानमंत्री, दूसरा ऑप्शन है संसद, तीसरा ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति अपने विवेक के अनुसार। ऑप्शन नंबर चौथा है प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 की प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करते हैं। बात करते हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद की, जिसको हम आधुनिक रूप में कैबिनेट के रूप में भी जानते हैं, कि प्रधानमंत्री के साथ प्रधानमंत्री जी की कैबिनेट होती है, जिसमें सभी मुख्य मुख्य चीजों के विभाग होते हैं, जिसमें शिक्षा, चिकित्सा, गृह मंत्रालय, विभिन्न मंत्रालय इन केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मंत्रियों को सौंपे जाते हैं और इन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और बाद में राष्ट्रपति इन मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। तो यही मंत्रिपरिषद जो होती है वो राष्ट्रपति के कार्यों के लिए, ये मंत्री राष्ट्रपति के जो राष्ट्रपति द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उनके लिए सहायता और सलाह भी राष्ट्रपति जी को देती है। और इन सब की जानकारी हमें अनुच्छेद 75 में मिलती है। इसमें अनुच्छेद 75 में जैसे इनकी नियुक्ति हो गई, इनकी कैसे नियुक्ति होती है, और लोकसभा में इनकी सामूहिक रूप से क्या जिम्मेदारी है, सामूहिक रूप से इनकी जिम्मेदारी, इन सब का भी पता चलता है। और सांसद बनने के लिए 6 महीने का इनके समय होता है, जिसमें इनकी नियुक्ति, जैसे प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति किसी को निर्वाचित तो कर देंगे किसी भी मंत्रिपरिषद में किसी व्यक्ति को, लेकिन इसमें ये रहती है शर्त कि 6 महीने के भीतर भीतर उनको सांसद बनना होता है, चाहे कहीं से उपचुनाव कराया जाए या किसी सीट पे उनको चुनाव लड़वा के किया जाए। और वैसे इनके गठन के बारे में हमें जानकारी, मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में हमें जानकारी, ये तो नियुक्ति की है, मंत्रिपरिषद के गठन की जो जानकारी होती है वो अनुच्छेद 74 में मिलती है। यही इसकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है इसके अंदर। बढ़ते हम अपने अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि वैलेरिया लुसेली ने किस उपन्यास के लिए अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार जीता। वर्ष 2021 का डबलिन साहित्य पुरस्कार जीता। तो इसमें 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है लास्ट चिल्ड्रन आर्काइव, दूसरा ऑप्शन है द स्टोरी ऑफ ट्रूथ, तीसरा ऑप्शन है साइडवॉक्स, चौथा ऑप्शन है फैसेज इन द क्राउड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पहला, लास्ट चिल्ड्रन आर्काइव। तो बात करें वैलेरिया लुसेली की। वैलेरिया लुसेली है ये मैक्सिकन लेखिका है, मैक्सिकन लेखिका है, और मैक्सिको आपको पता ही है अमेरिका के पास में है। और इनकी जो कृति है या उपन्यास है ये वैसे ये द लास्ट चिल्ड्रन आर्काइव, लास्ट चिल्ड्रन आर्काइव के लिए इनको अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार मिला है। और ये मिला है तो इसका विषय के बात करते हैं कि इस उपन्यास का विषय क्या था। तो इसका उपन्यास का विषय था कि जो मैक्सिकन और अमेरिका सीमा है, मैक्सिकन और अमेरिका सीमा, इस पर
रहने वाले वहां के लोगों के बीच में बच्चों और उनके माता पिता और उनके माता पिता दोनों के अलग करने के विषय पे था भाई। बच्चे अपने माता पिता से अलग हो रहे हैं उस सीमा के बाद में, क्योंकि माता पिता रह रहे हैं मेक्सिको में और बच्चे चले गए काम करने या किसी अन्य वजह से अमेरिका में। तो इसी वजह से उनके अलगाव के ऊपर ये द लास्ट चिल्ड्रन आर्काइव लिखा गया है, और इसी के लिए उनको डबलिन साहित्य पुरस्कार वर्ष 2021 का मिला है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर है 8। सवाल नंबर 8 कहता है कि स्पेस को संविधान सभा ने भारत के लिए एक प्रारूप संविधान तैयार करने हेतु डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति का गठन किया। ऑप्शन नंबर 1 है 29 अगस्त 1947, ऑप्शन नंबर 2 है 20 अगस्त 1947, ऑप्शन नंबर 3 है 18 अगस्त 1947, ऑप्शन नंबर 4 है 25 अगस्त 1947। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 29 अगस्त 1947। और बात करें प्रारूप समिति की, तो प्रारूप समिति बनी ही थी संविधान बनाने के लिए, संविधान बनाने के लिए। और अध्यक्ष की बात करें तो इसमें दिया हुआ भी है, आप सभी को जानकारी भी होगी कि इसके अध्यक्ष माननीय डॉक्टर साहब बी.आर. अम्बेडकर जी थे, भीमराव जी अम्बेडकर। इसी के अलावा इसमें विचार विमर्श की बात करें तो संविधान के प्रारूप के विचार विमर्श के लिए कुल 7,635 संशोधनों को पेश किया गया था विधानसभा में, जिनमें से 2,473 संशोधन पर चर्चा हुई। भाई कुछ कुछ बदलाव के लिए इतने संशोधन आए थे, और इनमें से 2,473 पे संविधान संशोधन पर चर्चा हुई, उनका निपटारा भी किया गया। बाद में हम बात करें तो 29 अगस्त को प्रारूप समिति का गठन हुआ, और 26 नवंबर को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया। और संविधान तैयार होने के पश्चात 24 जनवरी वर्ष 1950 को इस पर कुल 284 लोगों ने अपने हस्ताक्षर किए, जो माननीय महत्वपूर्ण या गणमान्य लोग थे उस समय के, जो उन प्रारूप समिति से तथा हमारे स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए जो लोग थे, उन्होंने अपने हस्ताक्षर इस संविधान पर किए, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आज बोला जा रहा है। और उसी समय कहा जाता है कि हस्ताक्षर कर रहे थे और बाहर बूंदाबांदी हो रही थी। बाहर बात करें तो कि बाहर बूंदाबांदी हो रही थी और वो लोग हस्ताक्षर कर रहे थे, तो इसको एक शगुन के रूप में भी देखा जा रहा था कि एक अच्छा शगुन हो रहा है कि आज हमारा संविधान बन के तैयार हुआ और अब कल को लागू होने जा रहा है, आज उस पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं। बाद में यही संविधान हमारा 26 जनवरी 1950 के दिन से प्रभाव में आ चुका था। और इसके अलावा 26 जनवरी 1950 के प्रभाव में आने के पश्चात वर्ष 1952 से हमारी नई संसद प्रणाली प्रारंभ हो गई थी, और ये संविधान सभा है इसको बर्खास्त कर दिया गया था। तो ये इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, महत्वपूर्ण फैक्ट है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत की पहली औद्योगिक नीति संकल्प की घोषणा वर्ष स्पेस में की गई थी। ऑप्शन नंबर 1 है 1952, ऑप्शन नंबर 2 है 1955, ऑप्शन नंबर 3 है 1948, ऑप्शन नंबर 4 है 1960। बात करें भारत की पहली औद्योगिक नीति संकल्प की, तो इसका सही जवाब ऐसे हो जाएगा 1948, कि 1948 के अंदर ये नीति आ चुकी थी। एक मिनट, हाँ, तो औद्योगिक नीति के बारे में जानेंगे हम कि औद्योगिक नीति आई 1948 में। तो इसका काम क्या था कि जो उद्यमी और प्राधिकरण, ये दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण थी। इसमें औद्योगिक विकास होता था राज्य का इस नीति से, क्योंकि उद्यमी जो लोग थे उनको कुछ कंसेशंस या कुछ लाभ दिए जा रहे थे, या सरकार चाह रही थी कि वो जाके आके भारत में निवेश करें, इन कंपनियों को बढ़ावा दे, जिससे एम्प्लॉयमेंट बढ़े, और एम्प्लॉयमेंट बढ़ने के साथ ही इकोनॉमी प्रोग्रेस करे। और इसी के अलावा
वर्ष 1951 में एक एक्ट भी पारित किया गया जिसको उद्योग विकास एवं विनियमन अधिनियम भी कहा जाता है। इसका भी कार्य यही था कि इन्होंने भी उद्योगों को बढ़ावा दिया गया और उनको कुछ छूटें तथा कुछ लाभ दिए गए जिससे कि वो भारत में अपना औद्योगिक विकास कर सकें और जिससे भारत की अर्थव्यवस्था प्रगतिशील बने क्योंकि ये आज़ादी के बात है। आज़ादी के उस समय हमारी अर्थव्यवस्था बहुत ही निचले स्तर पर थी, तो उसको बढ़ाने के लिए एम्प्लॉयमेंट की जरूरत थी, लोगों को रोजगार चाहिए था और आमदनी चाहिए थी। इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण रही भारत की पहली औद्योगिक नीति संकल्प घोषणा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है, स्पेस दिया गया है, एक वरिष्ठ प्रवर न्यायालय द्वारा एक अधीनस्थ न्यायालय या न्यायाधिकरण या लोक प्राधिकरण को दिया गया हुक्म या आदेश है कि यदि वह अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहा है तो ऑप्शन 1 है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको हैबस कॉर्पस भी बोलते हैं, परमादेश, मेंडमस, उत्प्रेषण, सर्टेरियोरारी, अधिकार पेचा क्वो वारंटो। तो इसमें ये क्वेश्चन ऐसा कह रहा है कि जो उच्च न्यायालय होता है या ऊपर की अदालत होती है जिसको सर्वोच्च न्यायालय, वो जब नीचे के न्यायालयों पे या ट्रिब्यूनल कोर्ट इनको बोलते हैं आज, ट्रिब्यूनल कोर्ट या निचले न्यायालय होते हैं या सार्वजनिक प्राधिकरण जो होते हैं, उनको जो आदेश देते हैं अपने, अगर सर्वोच्च न्यायालय ये आदेश क्यों जारी करते हैं, क्योंकि अगर निचले न्यायालय या ट्रिब्यूनल कोर्ट या ये सार्वजनिक प्राधिकरण अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, अगर उनके कर्तव्यों में उनको लगता है कि ये सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, तो वो आदेश जारी करते हैं कि आप ये सही तरीके से कार्य नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए ये आदेश जारी करते हैं कि, और तो इसको नाम दिया गया है वैसे परमादेश का, मेंडेमस इसको बोला जाता है इस आदेश को। इसमें इसका वैसे सही अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय के पास 5 प्रकार की रिट होती है, सर्वोच्च न्यायालय के पास 5 प्रकार की रिट जारी करने की शक्तियां होती है, जिसके अंदर एक बंदी प्रत्यक्षीकरण भी आता है, परमादेश भी आता है, उत्प्रेषण भी आता है और अधिकार पृच्छा भी आता है। इसके अलावा एक 5वीं रिट है प्रतिषेध, इसको भी वो जारी करते हैं। और ये सुप्रीम कोर्ट के पास ये शक्ति है, सुप्रीम कोर्ट के पास ये शक्ति मिली है अनुच्छेद 32 की वजह से, अनुच्छेद 32। और यही चीज उच्च न्यायालय को भी मिली हुई है रिट जारी करने की, लेकिन उच्च न्यायालय को ये अनुच्छेद 226 के तहत मिली हुई है। बढ़ते अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्न में से उस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें सरकार एक या एक से अधिक कंपनियों को अधिकांश हिस्सेदारी स्टेक बेचती है, जबकि सरकार के पास अभी भी इसका स्वामित्व होता है और अल्पसंख्यक हितधारक माइनॉरिटी स्टेक होल्डर के रूप में बनी रहती है। ऑप्शन पहला है इसका स्वत्वमोचन या विनिवेश डिसइन्वेस्टमेंट, दूसरा है विस्थापन डिस्प्लेसमेंट, तीसरा है प्रतिनिधान या प्रत्यायोजन डेलीगेशन, चौथा है अपसरण या विचलन डाइवर्जेंस। तो इसमें ये बात कर रही है कि सरकार जब किसी कंपनी, माना कंपनी है, ये एक कंपनी है, ये सरकार की है, ये सरकारी कंपनी है, इसके स्टेक्स या इसके शेयर किसी को बेच देती है और खुद के पास बहुत थोड़ा सा शेयर बचा होता है, बाकी सारा ये शेयर किसी दूसरी कंपनी को बेच दिया, लेकिन अभी भी उसके पास इस कंपनी का स्वामित्व है कि ये सरकार के अंडर में ही है कंपनी, भले ही इसके शेयर दूसरे को दे दिया है। तो इस प्रक्रिया को डिसइन्वेस्टमेंट बोला जाता है। तो इसका सही जवाब हो गया विनिवेश। विनिवेश में यही है कि जब सरकार एक या एक से ज्यादा कंपनियों को भी किसी चीज के शेयर दे सकती है या
कि ये पूरी कंपनी है, इसके 100% शेयर है, सरकार चाहे तो इसको 10-10 करके 10 कंपनियों को भी बांट सकती है, 50-50 2 कंपनियों को बांट सकती है, कुछ शेयर अपने पास रखे, बाकी ये शेयर कितने भी एक से एक या एक से अधिक कंपनी को बांट सकती है, जबकि मालिक सरकार ही रहती है इसका, या उनके पास एक माइनॉरिटी स्टेक होल्डर होता है, मतलब अल्पसंख्यक हितधारक के रूप में वो खुद बनी रहती है। और ये इसलिए किया जाता है ताकि उसकी कंपनी की आय बढ़े या उसमें रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट हो, क्योंकि किसी दूसरी कंपनी को इसके शेयर बेचेंगे तो वो भी उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, इसलिए ये किया जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है एक उपभोक्ता का इष्टतम बंडल बजट रेखा और स्पर्श रेखा के बीच के बिंदु पर स्थित होता है। तो इसमें स्पेस में पूछा है कि ये क्या आएगा। तो इसमें पहला ऑप्शन है अधिमानता वक्र, दूसरा ऑप्शन है मांग का नियम, तीसरा ऑप्शन है आय का प्रभाव, चौथा ऑप्शन है निष्ठता। तो इसमें बता दूं अधिमानता वक्र इसका सही जवाब है। अब अधिमानता वक्र कैसे पहुंचेगा, इष्टतम मंडल रेखा, इसमें बताया गया है कि जब एक उपभोक्ता होता है, माना ये कंज्यूमर है, उसमें इष्टतम मतलब उसके फुलेस्ट लेवल या हाईएस्ट अपर लेवल, हाईएस्ट अपर लेवल पर जब वो सेटिस्फाई हो जाता है, उस चीज को एक कर्व के द्वारा या एक तालिका के द्वारा हम दर्शाते हैं, तो उस चीज को माना गया है अधिमानता वक्र। तो अधिमानता वक्र कैसा होता है, इसमें जैसे ये हो गया, ये y हो गया हमारा, ये x हो गया, यहाँ पे कोई वस्तु गुड 1, यहाँ पे कोई वस्तु गुड 2, तो ये कर्व कुछ यूं इस प्रकार बनेगा, जैसे ये IC1। इसमें ये दिखाया जाता है कि जहां पे अधिमानता वक्र ऊपर होगा या उनकी बंडल रेखा बजट के ऊपर होगी, यानी अगर उनके पास उनका बजट ज्यादा होगा तो उनकी सेटिस्फेक्शन रेट भी ज्यादा होगी। यानी ये IC1 है, अगर उनका बजट ये रहा तो उनकी सेटिस्फेक्शन ऐसी रहेगी, ये ऐसी रहेगी। ये इस प्रकार का कर्व इसके अंदर बनेगा, जिसको अधिमानता वक्र हम बोलेंगे। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है वैष्णववाद में देवता के कितने अवतारों को मान्यता दी गई है। इसका पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 7, तीसरा ऑप्शन है 9, चौथा ऑप्शन है 10। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 10। तो बात करें वैष्णववाद के 10 अवतारों की, तो हमने अधिकतर सुना भी है और आपको पता भी होगा कि 10 अवतारों में से कौन कौन से आते हैं। तो 10 अवतारों में एक आता है मत्स्य अवतार, मछली वाला। एक आता है कच्छप अवतार, कछुआ। और एक आता है वराह, इसको हम सुअर भी बोलते हैं। एक अवतार आता है नरसिंह, एक अवतार आता है वामन, एक है परशुराम, एक अवतार है राम, एक है कृष्ण, फिर आते हैं बुद्ध, और सबसे अंत में आते हैं कल्कि। तो इस प्रकार वैष्णववाद में इन 10 अवतारों को मान्यता दी गई है। और ये साउथ से स्टार्ट हुआ था, क्योंकि वहां पे शंकराचार्य हुआ करते थे जिन्होंने वैष्णववाद को बढ़ावा दिया एक समय पे। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष में भारत के संविधान में जोड़ा गया था। जो हमारे मौलिक कर्तव्य थे उनको संविधान में किस वर्ष जोड़ा गया था। पहला ऑप्शन है 1966, दूसरा ऑप्शन है 1986, तीसरा ऑप्शन है 1999, चौथा ऑप्शन है 1976। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1976, क्योंकि 1976 में हुआ था 42वां संविधान संशोधन। संविधान संशोधन, और संविधान संशोधन के अंतर्गत ही हमारे जो 10 मौलिक अधिकार जोड़े गए थे। मौलिक अधिकार
या मौलिक कर्तव्य भी जिन्हें हम कहते हैं। ये 10 मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए थे और इसको संविधान के भाग 4 के या 4A के अंदर जोड़ा गया था। इसी के अलावा फिर दोबारा से वर्ष 2002 के अंदर संविधान संशोधन हुआ था, 86वां संविधान संशोधन, जिसके अंतर्गत हमारे मौलिक कर्तव्यों में एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया और ये कुल अब 11 हो गए थे। और ये एक मौलिक कर्तव्य तत्कालीन या हमारे मौलिक कर्तव्य तत्कालीन संविधान या सोवियत संघ के संविधान से लिया गया था और इन्हीं सोवियत संघ के संविधान से ही ये मौलिक कर्तव्य प्रेरित हैं। और जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था तब इंदिरा गांधी जी कांग्रेस की अध्यक्ष हुआ करती थी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा ही ये अधिनियम, इंदिरा गांधी जी हुआ करती थी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा ही ये संविधान संशोधन अधिनियम नियमित हुए थे। और ये उस समय बहुत बड़ी संख्या में संविधानों में संशोधन हुआ था, इसलिए उस समय को इन संशोधनों को लघु संविधान की संज्ञा भी दी गई थी या लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता था। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि 15 समकालीन कर्नाटक संगीत में कितने मेल करता राग हैं। इसका ऑप्शन पहला है 72, ऑप्शन दूसरा है 82, ऑप्शन तीसरा है 62, ऑप्शन 4 है 52। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 72। तो समकालीन कर्नाटक संगीत में 72 मेल करता राग है, मेल करता राग है। और मेल करता मौलिक संगीत एक पैमानों का संग्रह है, एक्चुअली में तो एक पैमानों का एक संग्रह है। इसके अलावा इसमें आरोही 2 स्वर होते हैं, एक आरोही और वह अवरोही, मीन्स एक बढ़ते हुए होता है एक घटते हुए होता है। कहीं पे ऐसी भी जगह आती है जहां पे दोनों समान भी हो जाते हैं। और इन 72 जो मेल करता राग हैं इनको 2 भागों में बांटा गया है। एक होती है सुधा मध्यमा, दूसरा इसको भाग है प्रति मध्यमा। इन दोनों भागों में बांटा गया है। इसके अलावा इनको फिर 12 चक्र जिनमें कहा गया है वो बांटा गया है, 12 चक्रों में बांटा गया है। वो ज्यादा पूछे नहीं जाते इसलिए आपको वो याद रखने की जरूरत नहीं है, आप सुधा मध्यमा और प्रति मध्यमा तक ही याद रख सकते हैं। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन। एंड इम्पैक्ट कैटेगरी के तहत फरवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय अधिकारी कौन बने। इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है बीरेंद्र सिंह जोहरी, दूसरा ऑप्शन है सुष्मिता लेंका, तीसरा ऑप्शन है सुदर्शन पंथी तथा चौथा ऑप्शन है नमिता गोखले। तो मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूं। इसका सही आंसर हो जाएगा सुष्मिता लेंका। तो सुष्मिता लेंका को जेंडर, लीडरशिप एंड इम्पैक्ट कैटेगरी के तहत ये अवार्ड मिला है और ये संयुक्त राष्ट्र एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार है। संयुक्त राष्ट्र ये लिखा हुआ है, संयुक्त राष्ट्र एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार। और सुष्मिता लेंका जी की जो ड्यूटी थी, ये अधिकारी थी कटक में, और कटक के भी अटगढ़ एक जगह है वहां पे ये थी। और इनको क्यों मिला, वहां की ये संभागीय अधिकारी थी, संभागीय अधिकारी। और इनको ये अवार्ड मिलने के पीछे का कारण आपको बता दूं मैं। तो इसके पीछे का कारण ये था कि जो राज्य है वहां पे पेंगोलिन तस्करी रैकेट, पेंगोलिन तस्करी रैकेट का इन्होंने भंडाफोड़ कर दिया था। इसी कारण उनको जेंडर, लीडरशिप एंड इम्पैक्ट कैटेगरी के तहत ये अवार्ड दिया गया था।
बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर कहता है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना सरकार द्वारा वर्ष स्पेस में की गई थी। पूछ रहा है कौन से वर्ष में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना हुई। ऑप्शन 1 है 1974, ऑप्शन 2 है 1956, ऑप्शन 3 है 1947, ऑप्शन 4 है 1965। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 1974। 1974 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में सीबी कंट्रोल बोर्ड, सीपीसीबी भी कहा गया है। सी माने सेंट्रल, पी फॉर पोल्यूशन, सी फॉर कंट्रोल एंड बी फॉर बोर्ड। और ये आता है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आता है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत यह आता है। 1974 में एक अधिनियम आया था, अधिनियम का नाम है जल प्रदूषण की रोकथाम एवं निवारण। प्रदूषण की रोकथाम एवं निवारण, ये एक अधिनियम आया था वर्ष 1974 में। इसी के तहत इस बोर्ड की स्थापना हुई। और इसके बाद में 1981 में एक अधिनियम आया था वायु की, जिसमें जैसे ये जल प्रदूषण की रोकथाम एवं निवारण है, 1981 के अंदर एक वायु प्रदूषण की रोकथाम एवं निवारण अधिनियम भी आया था। और उसके तहत इसको कुछ कार्य और सौंपे गए थे कि प्रदूषण को कैसे कंट्रोल किया जाए। और इस बोर्ड के अंदर कुल 500 पूर्णकालिक मतलब परमानेंट एम्प्लॉयमेंट है, 500 कर्मचारी काम करते हैं। और ये तकनीकी सहायता देता है और राज्य को, जैसे ये केंद्र का है तो ये अपने सारे राज्यों के अंतर्गत जो प्रदूषण बोर्ड है उनको तकनीकी सहायता देता है और उनकी नीतियों को बनाने के लिए मार्गदर्शन भी प्रदान करता है। और ये एक देश का सर्वोच्च संगठन है क्योंकि ये तकनीकी रूप से प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, तो ये है स्पेस ने महमूद खिलजी को हराकर चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ बनवाया। पहला ऑप्शन है पृथ्वीराज चौहान, दूसरा ऑप्शन है जयगढ़ गढ़वाक, तीसरा ऑप्शन है राणा संग्राम सिंह, चौथा ऑप्शन है राणा कुंभा। तो बात जब आती है विजय स्तंभ की तो हमारे जहन में एक ही नाम आता है राणा कुंभा, क्योंकि राणा कुंभा ने ही महमूद खिलजी को हराकर विजय स्तंभ बनवाया था। और विजय स्तंभ एकदम ऐसे पूरा लंबा, पूरा एक प्रतीक के रूप में या बनाया था। और ये महमूद खिलजी को हराया था। महमूद खिलजी गुजरात का शासक हुआ करता था, उसको हराने की उपलक्ष्य में ये बनाया गया था। तो वर्ष 1437 के अंदर राणा कुंभा ने, महमूद खिलजी था जिसके पास गुजरात और मालवा दो जगह हैं, गुजरात प्लस मालवा, इन दोनों की संयुक्त सेनाओं के साथ महमूद खिलजी ने राणा कुंभा से युद्ध किया और उसमें हारा। और इसी उपलक्ष्य पर राणा कुंभा ने विजय स्तंभ बनाया और ये 1440 में बनना स्टार्ट हुआ था और इसको बनने में 8 वर्ष लगे, 1448 तक ये बना। और इसका वास्तुकार बताते हैं कि राव जेता थे, जिन्होंने इसको डिजाइन किया, या इंटीरियर या एक्सटीरियर जो भी डिजाइन है वो राव जेता जी द्वारा किया गया। इसके अलावा इसके दो नाम और भी हैं, इसको कीर्ति स्तंभ और विष्णु स्तंभ के रूप में भी जाना जाता है। और ये जो प्रतिमा है किसकी, विजय स्तंभ की, इसको वर्तमान में राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का आज भी ये प्रतीक है या सिंबल के रूप में विजय स्तंभ की प्रतिमा को यूज किया जा रहा है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है निम्नलिखित में से कौन भारतीय रेलवे की सबसे पुरानी उत्पादन इकाई है। पहला है ऑप्शन रेल व्हील फैक्ट्री, दूसरा है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, तीसरा है डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स, चौथा है चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स। तो ये वर्तमान में पश्चिम बंगाल में एक जगह है आसनसोल, वहां से 32 किलोमीटर की दूरी पर चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स स्थित है। और इसका उत्पादन इस उत्पादन इकाई में उत्पादन स्टार्ट हुआ था 26 जनवरी 1950 से, और इसी के साथ बाद में 1 नवंबर को इस कारखाने से पहला स्टीम इंजन जो रेलवे में यूज होता था, पहला स्टीम इंजन इन्होंने 1 नवंबर को बना दिया था वर्ष 1950 में। और इसी के साथ पहले इसका नाम चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स की जगह लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग वर्क्स होता था, मैन्युफैक्चरिंग। बाद में इसका नाम बदलकर चित्तरंजन, क्योंकि चित्तरंजन दास या देशबंधु चित्तरंजन दास जो भारत के एक स्वतंत्रता सेनानी थे, चित्तरंजन को देशबंधु की उपाधि भी थी, सीआर दास जिनको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता था, और ये मोतीलाल नेहरू जी और इनके बहुत करीब थे, देशबंधु चित्तरंजन दास। तो इन्हीं को श्रद्धांजलि के रूप में जब 1 नवंबर को स्टीम इंजन निकाला था, तो तभी से इसका नाम चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स कर दिया था। इससे पहले ये मैन्युफैक्चरिंग वर्क्स के नाम से भी जाना जाता था। बाद में इन्होंने एक 6000 हॉर्स पावर का फ्रेट इलेक्ट्रिक लोको का निर्माण भी किया था। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है अनुच्छेद 239 किससे संबंधित है। इसका ऑप्शन है पहला उपराज्यपाल द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन, ऑप्शन नंबर 2 है राष्ट्रपति द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन, ऑप्शन नंबर 3 है प्रधानमंत्री द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन, ऑप्शन नंबर 4 है कैबिनेट मंत्रियों द्वारा केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, राष्ट्रपति द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन। तो जो अनुच्छेद 239 है उसके अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा जो भी हमारी यूनियन टेरिटरीज है या यूटी जिसको बोला जाता है, उसका जो भी एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, एडमिनिस्ट्रेशन का जो भी काम है वो सारा इन्हीं के अंतर्गत आता है। और इसी दौर के अंदर राष्ट्रपति जी द्वारा उपराज्यपाल नहीं, राज्यपाल नियुक्त किए जाते हैं, जिनका काम वहां का प्रशासन देखना होता है। और वो राज्यपाल मंत्री परिषद जो होती है वहां की यूटी की, उससे अलग होते हैं, स्वतंत्र प्रभार होता है। यानी ये एक सरकारी ओहदा है, राष्ट्रपति और राज्यपाल। और बाकी प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद ये जनता के प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं। तो ये राज्यपाल मंत्रिपरिषद से स्वतंत्र होता है। बढ़ते हैं हम अगले। इसमें एक जानकारी हो, जो 239 अनुच्छेद है उसमें एक 239 ए अनुच्छेद भी है, जिससे ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स। और मैं बता दूं अनुच्छेद 239 ए का संबंध दिल्ली से है, इसका संबंध विशेष दिल्ली से है। और इसमें बताया गया है भाई दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी कहा जाए, ऐसा इसमें बताया गया है, राष्ट्रीय राजधानी। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को जून 2021 में सेंट्रल यूरोपियन ओपन सोसाइटी अवार्ड के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पहला ऑप्शन है दीपक सावंत, दूसरा ऑप्शन है सत्येंद्र जैन, तीसरा ऑप्शन है हर्षवर्धन, चौथा ऑप्शन है के सैलजा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के सैलजा। बात करें के सैलजा की, तो के सैलजा जी थी केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री, और इनको ये क्या है सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी अवार्ड क्यों मिला? क्योंकि इनका सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति इनकी प्रतिबद्धता थी। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं इन्होंने उपलब्ध करवाई जनता को, और ये अवार्ड भी इसीलिए प्रतिवर्ष दिया जाता है, उन असाधारण विशिष्टताओं के लिए दिया जाता है जो सार्वजनिक क्षेत्र में या समाज के आदर्श सेवाओं, समाज के लिए कुछ आदर्श सेवाएं हैं उनके लिए ये दिया जाता है, आदर्श सेवाएं। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है बोडो भाषा मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बोली जाती है? ऑप्शन नंबर 1 है असम, ऑप्शन नंबर 2 है झारखंड, ऑप्शन नंबर 3 है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर 4 है कर्नाटक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 असम। बोडो भाषा, इसको हम बोडो के अलावा बोरो भी बोलते हैं, कहीं कहीं जगह इसको बोरो के नाम से भी जाना जाता है, और ये ज्यादातर असम राज्य में मिलते हैं ये भाषा बोलने वाले, या असम राज्य में एक जनजातीय समूह है, यानी बोडो भाषा बोलने वाले बहुत ज्यादा लोग भारत के असम राज्य में पाए जाते हैं। वैसे ये उत्तर पूर्वी राज्यों में असम के अलावा भी कुछ, जैसे ये असम के अलावा असम के अलावा मेघालय में भी बोडो भाषा बोली जाती है, और वहां पे फैले हुए हैं, असम के ज्यादा क्षेत्र में फैले हुए हैं, कुछ मेघालय में फैले हुए हैं। इसके लिए असम के उस क्षेत्र को बोडोलैंड प्रदेश भी कहा जाता है, बोडोलैंड प्रदेश। और इसके अलावा इसमें बोडो भाषा भारत की 22 भाषाएं हैं जो अनुसूचित जाति के अंतर्गत, अनुसूचित भाषाओं के अंतर्गत 22 भाषाओं में जो अनुसूचित मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं 22, उनमें एक भाषा के रूप में बोडो भाषा को भी मान्यता प्राप्त है। 22 जो अनुसूचित भाषाएं हैं उनमें भी। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है चंपारण सत्याग्रह वर्ष स्पेस में हुआ, कौन से वर्ष में हुआ? पहला ऑप्शन है 1915, ऑप्शन दूसरा है 1910, ऑप्शन तीसरा है 1912, ऑप्शन चौथा है 1917। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 1917। तो जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था 19 अप्रैल 1917 को। चंपारण बिहार के अंदर एक जगह है, वहां पे हुआ था। जगह मतलब जिला है, बिहार का एक जिला है, यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह हुआ था। इसके पीछे का कारण ये था कि चंपारण में जो किसान थे उनको यूरोपियंस द्वारा नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जा रहा था, या फोर्सफुली नील की खेती करवाई जा रही थी, जिसको 3 कठिया पद्धति भी या प्रणाली कहा जाता था। 3 कठिया प्रणाली, इसके अंदर ये होता था कि भूमि के 20 में से तीसरे भाग पर उनको नील उगाने के लिए फोर्स किया जा रहा था कि आपकी भूमि है, जितनी भी जमीन है उसमें से 20, अगर आपकी पूरी जमीन का टोटल अगर हम 20 मानते हैं तो उसके तीसरे भाग पर हमें आपको नील उगाना होगा।
इस बात के लिए उनको मजबूर किया जा रहा था और इसी से वो पीड़ित थे। और इस बात के लिए पीड़ित थे तो उन्होंने गांधी जी का नाम सुना था। तो इनको एक रामचंद्र शुक्ल हुआ करते थे, उन्होंने गांधी जी से मुलाकात की और गांधी जी को अपने चंपारण में आने के लिए न्योता दिया। उसके बाद में गांधी जी वहां आए। गांधी जी ने चंपारण के गांव गांव का दौरा किया और उन्होंने जाना कि हाँ, यहाँ पे जबरन नील उगाया जा रहा है और नील की खेती करवाई जा रही है। उसके लिए उन्होंने फिर सत्याग्रह किया और यहाँ से एक गांधी जी का एक नाम बाहर आता है स्वतंत्रता संग्राम के लिए, क्योंकि 1915 में वो अफ्रीका से लौटे थे और उनके राजनीतिक गुरु गोखले जी ने उनको कहा था कि आप अभी दौरा करो, अपनी कान और आंख खोल के पूरे भारत का आप दौरा करो। उसी में एक चंपारण सत्याग्रह का भी उन्होंने दौरा किया और वहां पे देखा जब, हाँ भाई, कि यहाँ पे इनको जबरन मजबूर किया जा रहा है, तो उन्होंने इसके लिए सत्याग्रह किया और उनमें गांधी जी की जीत भी हुई। बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है? पहला ऑप्शन है लकड़ी, दूसरा है पेट्रोल, तीसरा है पवन, चौथा है कोयला। तो सभी जानते हैं कि गैर पारंपरिक स्रोत वो होते हैं जिनको रिसाइकल किया जा सकता है, रिसाइकल किया जा सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पवन, क्योंकि कोयला भी लिमिटेड है, किसी ना किसी दिन खत्म हो जाएगा। पेट्रोल भी लिमिटेड है, खत्म हो जाएगा। लकड़ी भी खत्म हो जाएगी, लेकिन पवन ऐसा है, या एयर ऐसी है कि वो मिलती रहेगी। तो ये एक, हम जब आर्थिक विकास की बात आती है तो आर्थिक विकास के बुनियादी ढांचे के अंदर अब हमें बोला जाता है कि हम गैर पारंपरिक स्रोतों का यूज करें, जिससे, क्योंकि ऊर्जा की बहुत ज्यादा खपत हो रही है तो इससे एक इकोनॉमी को लॉस होता है। अगर जैसे कोयले का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, लकड़ी, पेट्रोल, तो ये इनको रिवाइव नहीं कर सकते, ये रिसाइकल नहीं हो सकते, ये एक दिन खत्म हो जाने। तो ऐसे सोर्सों का कम यूज करें ताकि ये चीजें हमारे पास रहे। और पवन हो गई, क्योंकि इनकी खपत कम है। इसी के अलावा पवन के अलावा, पवन तो है ही, सौर ऊर्जा, आप सोलर पैनल लगा सकते हैं ताकि आप बिजली की जगह सौर पैनल की बिजली ले सकते हैं। इसके अलावा पवन चक्की हो ही गई, सोलर हो गया, हाइड्रो, जिसके अंतर्गत पानी छोड़ा जाता है नदियों का और टरबाइन घूमते हैं और जिससे बिजली उत्पन्न होती है। थर्मल है, बायोमास है। ये सब चीजें ऐसी है जिनको रिसाइकल किया जा रहा है और ये आज की जनरेशन के लिए बहुत जरूरी है कि इन इन संसाधनों के द्वारा बनी ऊर्जा का उपयोग करें, ताकि ये संसाधन जो खत्म होने वाले हैं वो हमारी आगे की जनरेशन भी देख पाए। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कितने 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर थे? पहला ऑप्शन है 53, दूसरा ऑप्शन है 47, तीसरा ऑप्शन है 58, चौथा ऑप्शन है 40। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पहला ऑप्शन 53। तो भारत की जनगणना हुई थी 2011, जैसे 11 के अनुसार इन्होंने मांगा है, तो उस डेटा के अनुसार 46 ऐसे वो थे, 46 ऐसे वो थे जिनकी आबादी 10 लाख से अधिक थी। और इसके अलावा दिल्ली, मुंबई और कोलकाता, इनकी आबादी 1 करोड़ से भी ज्यादा थी। और 53 ऐसे समूह थे, 53 शहरी समूह थे। 46 तो 10 लाख से अधिक आबादी वाले थे, लेकिन 53 ऐसे समूह थे 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के, जिनमें 10 लाख से अधिक आबादी थी। और 2011 की जनगणना बताती है कि 31.16% इतने लोग शहरों में वर्गीकृत आते हैं, यानी ये शहरी जनसंख्या है कुल जनसंख्या का
31.16% भाग शहरी हो चुका है। और 2011 के अनुसार ही एक अनोखा फैक्ट ये भी है कि गोवा जो राज्य है वहाँ की 62.17% जनसंख्या शहरी है, यानी शहरी जनसंख्या का सबसे ज्यादा प्रतिशत गोवा में देखने को मिलता है। ये शहरीकृत राज्य है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पदयानी भद्रकाली मंदिर में की जाने वाली एक अनुष्ठान नृत्य कला है। ऑप्शन 1 है कर्नाटक, दूसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, तीसरा ऑप्शन है केरल, चौथा ऑप्शन है तमिलनाडु। तो इसका सही जवाब हो जाएगा केरल। केरल में एक पदयानी है, राज्य में पदयानी भद्रकाली मंदिर में एक अनुष्ठानिक नृत्य है। तो ये केरल में किया जाता है। ये मुखोटों का नृत्य है, मुखोटों वाला, मुखोटो यानी इसमें मुखोटे लगाए जाते हैं और नृत्य किया जाता है भद्रकाली या माँ भगवती के मंदिरों में। भगवती के मंदिरों में मुखोटों से किया जाने वाला एक नृत्य है। और इसमें ये जो पदयानी है इसका नाम ये है, इसका मीनिंग मतलब अर्थ ये होता है कि योद्धाओं का एक पंक्ति में होना, योद्धाओं का एक पंक्ति में होना, पंक्ति में होना, यानी सभी जो इसमें नृत्य करने वाले हैं वो एक पंक्ति में होते हैं और मुखौटों का यूज किया जाता है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 27 इसमें कहता है 12 मार्च स्पेस को भारत सरकार द्वारा औपचारिक रूप से साहित्य अकादमी का उद्घाटन किया गया। ऑप्शन नंबर 1 है 1956, ऑप्शन नंबर 2 है 1954, ऑप्शन नंबर 3 है 1958, ऑप्शन नंबर 4 है 1952। तो इसमें पूछ रहा है कि किस वर्ष में साहित्य अकादमी का उद्घाटन हुआ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 1954। तो 1954 को ही साहित्य अकादमी का उद्घाटन हुआ, साहित्य अकादमी का उद्घाटन हुआ। और ये भारत की राष्ट्रीय साहित्य अकादमी है, राष्ट्रीय साहित्य अकादमी है। इसके अलावा इसकी स्थापना 1954 में 12 मार्च को हुई थी। और कार्यालय इसका रविंद्र भवन, कार्यालय रविंद्र भवन दिल्ली में है। और ये कार्यालय इसके अलावा रविंद्र भवन में साहित्य अकादमी के अलावा संगीत अकादमी दिल्ली की, दिल्ली संगीत नाटक अकादमी और ललित कला अकादमी, ललित कला अकादमी, इनका मुख्यालय भी रविंद्र भवन में है। तो 3 चीजों का मुख्यालय है, साहित्य अकादमी, दिल्ली संगीत नाटक अकादमी, ललित कला अकादमी, तीनों का मुख्यालय रविंद्र भवन नई दिल्ली में स्थित है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है पुडुचेरी का कौन सा औपचारिक लोक नृत्य हिंदू महाकाव्य रामायण से संबंधित है जो पुडुचेरी के विलियनूर मंदिर में किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है गर्दी, ऑप्शन नंबर 2 है हुलीवेशा, ऑप्शन नंबर 3 है डालखाई, ऑप्शन नंबर 4 है टिप्पणी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 गर्दी। गर्दी नृत्य है जो पुडुचेरी या पांडुचेरी में औपचारिक लोक नृत्य है। और इसकी उत्पत्ति बताते हैं कि पौराणिक है, पौराणिक उत्पत्ति है। और उत्पत्ति के पीछे बताया जाता है कि जब श्री राम ने रावण को हराया तो जो जश्न में नृत्य किया था वानरों ने जो जश्न में नृत्य किया था उसी को ये गर्दी नृत्य बोला जाता है। और ये सभी त्योहारों पे किया जाता है, वहां पे पांडुचेरी में सभी त्योहारों पे गर्दी नृत्य किया जाता है। और ये लगभग 5 से 8 घंटे तक चलता है। बढ़ते हैं हम अपने आखिरी सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड लास्ट क्वेश्चन कहता है महिलाओं के लिए एक पत्रिका बामा बोधिनी पत्रिका द्वारा
स्पेस किसके द्वारा संपादित की गई थी? पहला ऑप्शन है उमेश चंद्र दत्ता, ऑप्शन दूसरा है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन तीसरा है देवेंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन चौथा है राजा राम मोहन राय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उमेश चंद्र दत्ता। तो उमेश चंद्र दत्ता ने वर्ष 1863 के अंदर बामा बोधिनी पत्रिका का स्थापना किया और इसका उद्देश्य ये बंगाल में स्थापित थी। और ये पत्रिका, क्योंकि बामा बोधिनी एक संस्था सभा बनाई थी, बामा बोधिनी सभा स्थापित हुई और उसी की ये पत्रिका निकाली थी वर्ष 1863 के अंदर। और इसका उद्देश्य था जो बंगाली गृहिणियां हैं उनको शिक्षित करने का उद्देश्य था, वो शिक्षित करना। इसी के लिए बामा बोधिनी पत्रिका संपादित की गई थी। बढ़ते हैं हमने आखिरी क्वेश्चन की ओर। तो आखिरी क्वेश्चन कहता है कि कालिदास की निम्नलिखित में कौन सी रचना भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र कार्तिकेय के जन्म के संदर्भ पर आधारित है? पहला ऑप्शन है मेघदूतम, दूसरा ऑप्शन है रघुवंशम, तीसरा ऑप्शन है कुमार संभवम, चौथा ऑप्शन है ऋतुसंहार। इसका सही आंसर हो जाएगा कुमार संभव। तो कुमार संभव के पीछे की कहानी आपको बता देता हूं। कुमार संभव प्रसिद्ध काव्य है, कालिदास का प्रसिद्ध काव्य है। और कालिदास हुए थे 4वीं और 5वीं सदी, मतलब 4वीं सदी का अंत था और 5वीं सदी, इस टाइम पीरियड के अंदर कालिदास हुए। और उनका ये नाटक था या एक कृति थी बहुत महत्वपूर्ण, जिसमें बताया गया था कि भगवान शिव और पार्वती के पुत्र कार्तिकेय, भगवान शिव और पार्वती के पुत्र कार्तिकेय का जन्म कैसे हुआ, किन कारणों से हुआ। और इन्होंने एक दानव का वध किया था जिसका नाम था तारकासुर। तो तारकासुर जो दानव था, इसने भगवान शिव से एक वरदान प्राप्त कर लिया था कि उनके पुत्र के, शिव जी के पुत्र के अलावा तारकासुर को कोई नहीं मार सकता था। और जब तारकासुर का दानव अत्याचार बढ़ा और इंद्र भी परेशान हुए, तब माता पार्वती ने तपस्या की और शिव जी को प्रेम मोह में, अपना प्रेमालाप में लिया। और उसी के बाद में कार्तिकेय को जन्म हुआ और कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया और इंद्र तथा बाकी देवता गणों को बचाया, सृष्टि को बचाया। इसी पर आधारित है कुमार संभव। और इसी के साथ इसका अंत हो जाता है। इसमें 17 सर्ग हैं, मतलब ये 17 भागों में विभाजित है। इसी के साथ हमारा ये टेस्ट सीरीज खत्म होती है। और ये इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे, साथ ही बाकी फैक्ट्स भी इनसे रिलेटेड बता दिए गए हैं, जो आगामी जो पेपर आने वाला है उसमें आ सकते हैं। तो हमारा अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।